नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हमने चर्चा की थी कौन से टॉपिक के ऊपर? राजस्थान के वन्य जीव एवं अभयारण्य के बारे में चर्चा। कल तक हमारी 3 क्लास हो चुकी है इस टॉपिक के ऊपर। कितनी हो चुकी है? 3 क्लास हो चुकी है। वन्य जीव 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं शाकाहारी। कैसे होते हैं? शाकाहारी। वन में जो जीव रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? वन्य जीव कहते हैं। वो कुछ शाकाहारी हो सकते हैं तो कुछ मांसाहारी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जैसे टाइगर होता है, वो कैसा है? मांसाहारी है। लेकिन खरगोश कैसा है? शाकाहारी है। तो 2 टाइप के होते हैं। इसी प्रकार ये जो अभयारण्य होते हैं इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है, या इन में भी ये वन्य जीव पाए जाते हैं या वनस्पतियां पाई जाती है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से इनका वर्गीकरण कर रखा है। कुछ नेशनल पार्क बना रखे हैं, कुछ आखेट निश्चित क्षेत्र बना रखे हैं, कुछ जंतुआलय बना रखे हैं, कुछ बाघ परियोजनाएं हैं जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, ऐसे बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, वनस्पति उद्यान है, ऐसे बहुत सारे ऐसा कर रखा है जिनसे इनको संरक्षण मिल सके। फिर बात करें हम नेशनल पार्क की। किसकी? नेशनल पार्क, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान बोलो, चाहे नेशनल। लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा, जहां से लिखना होगा। जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, पहले इससे पहले वन्य जीव देखते हैं। ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था पहले, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय से तात्पर्य है कि वन्य जीवों से संबंधित अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। अगर वर्तमान आज के संदर्भ में हम देखें तो मोदी जी की जो सरकार है सेंटर में, वो भी कानून बना सकती है, और राजस्थान में जो भजन लाल जी की सरकार है वो भी इस पर कानून बना सकती है। यानी कि दोनों ही संसद और विधानमंडल जो होता है वो दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये जो नेशनल पार्क होते हैं ना, ये इनका संरक्षण करना, इनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो राज्य सरकार नहीं करके कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। इस प्रकार कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में? तो वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। 3 में सबसे पहला जो नेशनल पार्क है उसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। और रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दूसरी बात करें कि दूसरा नेशनल पार्क कहां पर है, तो उसका नाम है केवला देव। क्या नाम है? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य। उसको भी नेशनल पार्क बना रखा है, और वो कहां पर है? भरतपुर में। तो एक तो सवाई माधोपुर में हो गया, दूसरा भरतपुर में हो गया, और तीसरा विद्यार्थियों मुकुंदरा हिल्स। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। ये कोटा झालावाड़ में फैला हुआ है। तो 3 ही अपने पास। और हालांकि मैंने इसकी एक लिस्ट भी लाया था, मैं कल बताई भी थी मैंने आपको। ये जो वन्य जीव एवं अभ्यारण्य वाला जो पार्ट है, इसमें हम इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। नेशनल पार्क के ऊपर, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निश्चित क्षेत्र, बाघ परियोजनाएं, चिड़ियाघर जिसे जंतुआलय कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैविक उद्यान, सर्प उद्यान, रामसर साइट, मरग वन, कंजर्वेशन रिजर्व, जिलों के शुभंकर, जैवमंडल रिजर्व, जो कि राजस्थान में एक भी नहीं है लेकिन भारत में 18 है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना होता है। इसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें, भारत में सॉरी राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। 3 कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क, और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ध्यान रखना। अब बताओ, रणथंभौर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1980 को। आपको पता है कि इनको नेशनल पार्क बनाने से पहले ये अभ्यारण्य थे। क्या थे ये? अभ्यारण्य थे। और अभ्यारण्य से पहले भी कहीं न कहीं ये शिकार ग्रह रहे हैं। क्या रहे हैं? शिकार ग्रह रहे हैं। शिकार ग्रह का मतलब है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था या राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले राजस्थान में रियासती व्यवस्था थी। कैसी थी? आपने सुना होगा कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, तो उनमें उन रियासतों को तो मिलाया गया था। अब रियासत काल में ये शिकार ग्रह हुआ करते थे। शिकार ग्रह उनको कहते हैं जो भी, मतलब जैसे मारवाड़ रियासत है, तो मारवाड़ रियासत का जो शासक है वो, उनका एक शौक होता था शिकार करना। जैसे जयपुर के जो शासक थे, उनका शिकार ग्रह कहाँ हुआ करता था? रणथंभौर में। कहाँ हुआ करता था? रणथंभौर वाले सवाई माधोपुर वाले हिस्से में हुआ करता था। वहां पे वो शिकार करने के लिए जाते थे।
कई बार देखा होगा ना आपने, मूवी वगैरह में देखे होंगे या कोई नाटक वगैरह होते हैं राजा महाराजाओं से रिलेटेड, तो वो शिकार करने के लिए कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? तो उस समय, प्राचीन समय में, ऐसे जो जंगली इलाका हुआ करता था उसको हम शिकार गाह या शिकार गृह कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिकार गाह या शिकार गृह कहते हैं। बाद में 1955 में रणथंभौर वाला जो शिकार गृह था उसको नाम दिया गया विद्यार्थियों रणथंभौर अभ्यारण्य। क्या नाम दिया गया? रणथंभौर अभ्यारण्य। और 1980 में उसको क्या दे दिया? नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया। 1980 में दिया ना नेशनल पार्क का, लेकिन 1955 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया था। तो उससे पहले क्या था? ये शिकार गृह था। क्या था? शिकार गृह था। जयपुर के जो राजघराना है उनका शिकार गृह था। ठीक है। तो हमने कल रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में काफी सारे पॉइंट्स थे वो देख लिए। अगर आपसे पूछा जाए जितने भी नेशनल पार्क है उनमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क है। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? कब बना? 1 नवंबर 1980 को दर्जा दी। राजस्थान में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं वर्तमान में? 3 है। अगर क्रम से जमाते हैं तो ये क्रम ध्यान रखना। तो विद्यार्थियों ये अपना कंप्लीट हो गया था। फिर हमने कहा था कि दूसरे नंबर का जो नेशनल पार्क है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो दूसरा नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? और केवलादेव कंप्लीट होने के बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे? तीनों अगर आप नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं तो सबसे कौन सा टॉपिक हो जाता है आपका? नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है। कितना सरल क्वेश्चन आता है, बल्कि कल आपने एक पेज भर दिया होगा लगभग इसमें। लेकिन अन्य जो फैक्ट लिखाए हैं वो आपको वैसे नहीं लिखाए मैंने, वो भी किसी न किसी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन टॉपिक को पढ़ने के बाद में कोई सा भी एग्जाम दे लेना। भाई सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा होता है राजस्थान में? आरएस होता है। उससे बड़ा नहीं। आरएस लेवल का आप एग्जाम दे सकते हैं और उसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। और तो क्या करें इसके अलावा? तो चलो हेडिंग डालो। केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क। ये किसकी फोटो विद्यार्थियों? कैलाश साकला को किस उपनाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। मैं तो ये नहीं। अब देखो विद्यार्थी, ये राजस्थान का मैप है। किसका मैप है? राजस्थान का मैप है। और राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर रणथंभौर तो यहाँ है। सवाई माधोपुर में कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क है। और केवलादेव भरतपुर में है। लिख सकते हैं आप चाहो तो। लिखो। ये अब ये नेशनल पार्क भरतपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है विद्यार्थियों? भरतपुर जिले में स्थित है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया था? 27 अगस्त 1981 को। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसको अभ्यारण्य कब बनाया? भाई पहले शिकार गहा हुआ करता था, जंगली इलाका था, तो पहले तो अभ्यारण्य बनेगा ना वो। लिखो। इसे वर्ष 1956 में, इसे वर्ष 1956 में अभ्यारण्य अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया तथा नेशनल पार्क के रूप में 27 अगस्त 1981 को दर्जा दिया गया।
देखो अभ्यारण्य के रूप में कब दर्जा दिया गया? 1956। और नेशनल पार्क के रूप में 1981। बता, नेशनल पार्क के रूप में कब दर्जा दिया गया भाई? 27 अगस्त 1981। देखो राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन से नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बना राजस्थान में? दूसरा। तो पहला कौन सा था? रणथंभौर, वो 1980 में बना दिया था उसको। लिखिएगा, ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सलीम अली जिसे सलीम अली के प्रयासों से नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिलाने में मुख्य भूमिका किसकी है? सलीम अली की। और कल मैंने आपको नोट डाल के लिखाया था सलीम अली कौन है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, लेकिन बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली को रेखांकित करो। इसको रेखांकित किया, लिखो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी, बर्ड मैन ऑफ इंडिया उपनाम से भी जाना जाता है। उपनाम क्या है इसका? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। देखो विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं, एक तरफ कुछ व्यक्तियों के उपनाम दे देते हैं, एक तरफ उनका मूल नाम दे देते हैं। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, या डायरेक्ट ये भी दे दिया जाता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, फिर 4 विकल्प दे देते हैं नीचे बनाकर। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। लिखो इसके बारे में और। सलीम अली ने केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क के ऊपर देखो विद्यार्थियों, सलीम अली ने, जो हम केवलादेव नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक बुक लिखी है, और उस बुक का नाम क्या है? स्पीसीज। केवलादेव नेशनल पार्क के ऊपर या पर स्पीसीज नामक पुस्तक भी लिखी है। स्पीसीज नामक पुस्तक भी लिखी है। स्पीसीज नामक पुस्तक भी लिखी है। अब देखो विद्यार्थियों, लिटरेचर पार्ट तो आपके दिया हुआ ही रहता है। जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में नेशनल पार्क दिया है तो ये क्वेश्चन बनेगा। एग्जामिनर सामान्य जीके का स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पीसीज बुक के लेखक कौन है, किसने लिखी है? सलीम अली ने लिखी है। बस। अब चलो हम एक लैंग्वेज देख के सारी नोट्स बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेन मेन पॉइंट है उनको आप हाईलाइट कर लिया करो, या अलग पेन से लिख लिया करो उनको। अब अपने को इस पूरी लाइन में याद क्या करना है? केवल एक शब्द तो याद करना है, स्पीसीज। करना कि नहीं करना? और दूसरी बात, अब इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो केवल 1981 वाला सन याद करना आपको। आप क्यों जबरदस्ती पूरी लाइन को याद करो? इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स इन्हीं को कहते हैं, जो मेन मेन बिंदु होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। और पढ़ते समय तो देखो सारी चीजें डिटेल से पढ़नी पड़ेगी आपको। और मैं कह दूं आप स्पीसीज लिख लो, 1981 लिख लो, तो उससे क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बच्चों का। आगे लिखो, सलीम अली के नाम से जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क भी है।
वैसे नहीं, जम्मू कश्मीर के ही हैं सलीम अली। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और पक्षियों के संरक्षण से संबंधित काम करते हैं। तो इनके नाम पर विद्यार्थियों एक पार्क बनाया गया। कहां पर? जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क। ये राजस्थान का नेशनल पार्क नहीं। राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं? कौन कौन सा? रणथंभौर, केवलादेव और मुकंदरा हिल्स, तीन याद रखना है आपको। ठीक है, ये भारत में बनाया गया विद्यार्थियों, भारत में जम्मू कश्मीर में बनाया गया। और जम्मू कश्मीर में कहां पर? अब देखो, भारत की एक जीके का पॉइंट और याद हो गया आपको कि सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू कश्मीर। किसके नाम पर इसका, इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया? सलीम अली के नाम पर रखा गया। सलीम अली के नाम पर ही क्यों रखा गया? क्योंकि वो पक्षियों के संरक्षण से संबंधित काम करते हैं और उनको ना उनको बर्ड ऑफ मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड ऑफ, बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ध्यान रखना, लिखिएगा। इनके नाम पर गोवा में सलीम अली पक्षी, सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी है। अब देखो, एक तो वन्य जीव अभयारण्य होता है और एक नेशनल पार्क होता है। नेशनल पार्क के ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। और अभयारण्यों के ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका है? राज्य सरकार का। तो हो गया दोनों में अंतर, काम लगभग दोनों का सेम ही है। अब सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोवा। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। भारत में कितने राज्य वर्तमान में? 29, 28 है। कितने? 28 है कंफर्म? हाँ भाई, कितने? 28। 28 और राज्य कौन सा बना था? 28वां राज्य कौन सा है मुझे तो बता दो आप। तो 28वें नंबर पर कौन सा राज्य है? हाँ बताओ, पीछे बैठे हो जो। 28वां राज्य भारत का? क्यों? तेलंगाना तो 29वां बना था ना भाई। तेलंगाना कौन सा बना था? 29वां बना था भाई। 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना था, ध्यान रखना। हाँ, 28वां कौन सा है? झारखंड है, ध्यान। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ध्यान रखना। और तेलंगाना कौन से नंबर का बना था? 29वां नंबर। कब? 2 जून 2014। आप ये मत सोचना राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा रहे सर, इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। पूछ सकता हूँ मैं, ध्यान रखना। और लिखो विद्यार्थियों, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके उपनाम लिख लो अब। केवलादेव नेशनल पार्क के उपनाम देखो। इसे घना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाए घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। और इसी को कहते हैं केवलादेव को, ध्यान रखना। और लिखो विद्यार्थियों, इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहा जाता है। इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहा जाता है। इसका मतलब पक्षी बहुत ज्यादा आते होंगे यहाँ पर। लिखो, यहां पर पक्षियों की एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। भारत कौन से महाद्वीप में आता है? न केवल भारत की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, बल्कि पूरे एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कहां पर है? केवलादेव में, ध्यान रखना। देखो विद्यार्थियों,
राजस्थान का ये ऐसा नेशनल पार्क है। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क है? 3 है। 3 नेशनल पार्क में से एकमात्र नेशनल पार्क ऐसे हैं, एक नेशनल पार्क ऐसा है जिसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर रखा है। किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है इसको। एक नोट डालो। केवलादेव नेशनल पार्क को यूनेस्को केवलादेव नेशनल पार्क को यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों, यूनेस्को के द्वारा कौन से नेशनल पार्क को प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? केवलादेव को ध्यान रखना। और कब शामिल किया गया था? 1985 में। ब्रैकेट में लिख लेना, 1985 में, 1985 में। लिख लिया? अब विद्यार्थियों, यूनेस्को आ गया। यूनेस्को का हेडिंग मतलब पॉइंट वो कर लो, आप अंडरलाइन कर लो और इसके बारे में लिखाऊंगा। आप इसके बारे में लिखाऊंगा, यूनेस्को के बारे में। देखो, आप यूनेस्को ऐसा भी लिख सकते हैं और यूनेस्को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों टाइप से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और कई बार तो देखो एग्जामिनर कितनी बड़ी गलती, बच्चों को कितना भयंकर घुमाता है। यूनेस्को ऐसे दे देता है और क्या इसका फुल फॉर्म बताओ। यूनेस्को कैसे देता है? ऐसे लिख के दे देता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ। भाई ये देगा तो कम से कम यू से यूनाइटेड नेशन कुछ तो निकालेंगे हम, लेकिन इसमें क्या निकाले? इसका फुल फॉर्म निकालना ही बड़ा भारी हो जाता है। चलो पढ़ रखा है जिनको आता है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन कई बार जैसे नहीं पढ़ के जाते हैं तुकाराम बनने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे इसकी फुल फॉर्म बन सकती है। लिख लो आप, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। हिंदी में लिखो, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक कॉमा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है विद्यार्थियों? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका नाम है, ध्यान रखना फुल फॉर्म। इंग्लिश में क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, और ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। लिख लिया? लिखो, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूके, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में हुई। 16 नवंबर 1945 को कहां पर हुई? लेकिन बाद में इसका मुख्यालय 1946 से पेरिस में कर दिया गया। कहां कर दिया? पेरिस।
4 नवंबर 1946 से। कहाँ कर दिया? पेरिस में। पेरिस कौन सी कंट्री में विद्यार्थियों? फ्रांस की राजधानी या कैपिटल भी क्या है? पेरिस ही है जाना। अब विद्यार्थी कोई इतना इंटरनेशनल लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, तो उसके कई राष्ट्र उसके सदस्य होते कि नहीं होते? तो लिखो सदस्य देश 193। यूनेस्को के सदस्य देश कितने हैं? 193 विद्यार्थी। लिख लिया? लिखो यूनेस्को के द्वारा ही राजस्थान के छह दुर्गों को 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। और उन 6 किलो के नाम भी लिख सकते हैं आप चाहो तो। आमेर का किला, कौन सा? आमेर का किला। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, इसके अलावा जैसलमेर, गागरोन और रणथंबोर। रणथंबोर जो फोर्ट है ना, उसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। तो 6 को एक साथ शामिल किया था 2013 में। मतलब राजस्थान के कौन कौन से स्थल है जिनको शामिल कर रखा है इसमें, ये लिखा है मैंने, है ना। जयपुर का प्रकोटा ना विद्यार्थियों, उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। लिखो जयपुर के प्रकोटे को भी शामिल कर रखा है। जयपुर का प्रकोटा, जयपुर के प्रकोटे को, चारों तरफ वो दीवार खींच रखी है ना, प्रकोटे का मतलब क्या है? दीवार। इसके अलावा जंतर मंत्र को भी शामिल कर रखा है। और रेड फोर्ट म्यूजियम, लाल किला ना, उसमें जो म्यूजियम है उसको, रेड फोर्ट म्यूजियम को। और केवला देव नेशनल पार्क को भी कर रखा है, वो तो लिखा ही दिया है ना। देखिए विद्यार्थियों, हम सेकंड नंबर का नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं। कौन सा नंबर का? पहला कौन सा था? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हमने लिखा दिया था। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लेकिन सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है बताओ? केवलादेव। लिखो आराम आराम से लिखिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब देखो इस फोटो से स्पष्ट लग रहा होगा, ये इसके बारे में जो फैक्ट लिखा रहा हूं इससे स्पष्ट लग रहा होगा कि नेशनल पार्क मुख्य रूप से पक्षियों के लिए फेमस है। किसके लिए? पक्षियों के लिए, ध्यान। और सवाई माधोपुर वाला जो है ना नेशनल पार्क, वो टाइगर के लिए फेमस है। मुख्य रूप से किसके लिए? ऐसा नहीं कि केवल वहाँ टाइगर ही पाए जाते हो, अन्य जीव भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य जानवर है वहाँ का वो कौन सा है? टाइगर ही है। और ये यहाँ पर क्या है? पक्षी मुख्य रूप से यहाँ पर आते हैं, है ना। भरतपुर बर्ड सेंचुरी लिखा हुआ है इसमें।
लिखो, इस नेशनल पार्क में साइबेरियन सारस पक्षी, साइबेरियन सारस पक्षी भी पाया जाता है, जिसे रशियन पक्षी भी कहते हैं। रूस से आता है। साइबेरिया क्षेत्र में से वो रूस वाला पार्ट को तो कहते हैं। हाँ, सर्दियों में। जैसे एशिया और यूरोप के बीच में आता है वो, जो रूस वाला पार्ट है उसको साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं। इसे रशियन पक्षी भी कहते हैं। रूसियन लिख लो भाई, हिंदी वाले। अरे रशियन मत बोलो, मैं जानता हूं तुम क्या बोलना चाह रहे हो जो। ठीक है, रूसियन पक्षी भी कहते हैं। अब विद्यार्थियों, ये एक स्पेशल प्रकार की घास खाता है। पक्षी क्या करता है? एक घास खाता है, उसका नाम कुट्टू। क्या नाम? अब ये यहाँ पर ही क्यों आता है? क्योंकि इसको एक घास बहुत ज्यादा पसंद है, जिसका नाम क्या है? कुट्टू। लिखिएगा, इस पक्षी को कुट्टू घास पसंद है। तो ये कुट्टू घास को रेखांकित कर लेना। कुट्टू घास कौन से वन्य जीव, या हम ये कह सकते हैं कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है? केवलादेव नेशनल पार्क में पाई जाती है। ये कुट्टू घास से भी कई बार क्वेश्चन बना है। और कौन से पक्षी की पसंदीदा है ये? साइबेरियन सारस जो पक्षी होता है उसकी। देखिएगा, इसके अलावा विद्यार्थियों, कभी गए हो क्या आप केवलादेव नेशनल पार्क में? अजगर भी रहते हैं, इसमें अजगर पाए जाते हैं। लिखिएगा, इस नेशनल पार्क में अजगर भी पाए जाते हैं। अजगर होते हैं ना, सांप की प्रजाति एक। अजगर, एक पाइथन पॉइंट बना हुआ वहां पूरा। अजगर को क्या बोलते हैं? पाइथन। और जहां पे पाए जाते हैं वो पॉइंट हो गया, पाइथन पॉइंट। अजगर भी पाए जाते हैं। देखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि घना पक्षी विहार कहाँ पर है? केवलादेव में। और वहां पे पक्षी, कुछ घास होती है, झाड़ियाँ टाइप की होती है, उसमें उलझ कर मर जाते हैं। तो उस घास का नाम क्या है? एक्चुअली में होता है ना, कई कटीली झाड़ियाँ वगैरह ऐसी होती है, कोई ऐसी टाइप की घास होती है। घास भी तो होती है, कांटेदार घास होती है कई बार। तो उसमें क्या, जैसे वो पक्षी बैठता है तो उसके पंख वगैरह और उसके पैर वगैरह उसमें उलझ जाते हैं। उलझ जाते हैं तो उड़ ही नहीं पाता, उड़ नहीं पाएगा तो मरेगा ही वहां पे, जाहिर सी बात है। या दूसरे जानवर खा जाएंगे उसको वहां पर। लिखिएगा, इस नेशनल पार्क में मैंथा और ऐंचा, मैंथा और ऐंचा, ऐंचा नामक, ऐंचा नामक घास पाई जाती है। कौन सी टाइप की घास पाई जाती? जैसे आपने सुना होगा ना, दामन घास। इसमें राष्ट्रीय इसमें पाई जाती है, मरु उद्यान में दामन घास, ध्यान रखना। चलो, मेहनता और ऐंचा घास कहाँ पे पाई जा, एक मिनट सेंटेंस बोलो वापस। इस नेशनल पार्क में मेहनता और ऐंचा घास पाई जाती है, जिसमें पक्षी फंस कर मर जाते हैं। देखो, इस नेशनल पार्क में चकवा चकवी, चकवा चकवी नामक पक्षी भी पाए जाते हैं। लिखो, इस नेशनल पार्क में
दुर्लभ प्रजाति की दुर्लभ प्रजाति की सैनिक जांगिल, सैनिक जांगिल नाम है, प्रजाति का नाम है, ध्यान रखना। सैंगिल सॉरी सैनिक जांगिल तथा सिलेटी टिटहरी, सिलेटी कलर होता है ना, सिलेटी रंग की टहरी। टिटहरी जानते हो क्या? एक पक्षी होता है ना, टिटोड़ी बोलते हैं उसको। हाँ, वो खेतों में वो अंडे दे देती है, अगर कोई चल जाता है तो फिर उसको टोच मारती हो, शायद टाउ टाउ ऐसे करती भी है वो। टिटहरी नहीं जानते हो आप? हाँ, तो फिर क्यों अंग्रेज बन रहे हो जबरदस्ती? तो ऐसी टिटहरी भी पाई जाती है वहां पर, है ना। लिखो, इस उद्यान में, कौन से उद्यान में? और केवला देव ना मिले तो घना पक्षी विहार भी मिल सकता है ना। इस उद्यान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, मतलब कई टाइप के यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। क्या लिखा है? कई प्रकार की पक्षियों की प्रजातियों की विविधता पाई जाती है। एक आंकड़ा है विद्यार्थियों, उस आंकड़े के अनुसार देखें तो यहाँ पर विदेशी पक्षी भी आते हैं। विदेशी पक्षी मतलब दूसरे देश के, और ऐसे पक्षी भी आते हैं जो राजस्थान के नहीं है या केवलादेव में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ समय में आते हैं, प्रवासी हो गए एक प्रकार से। तो कुछ देसी पक्षी भी होते हैं, ध्यान रखना। प्रवासी में दोनों टाइप के आते हैं यहाँ पे, विदेशी और देशी आते हैं, लिखिएगा। इस अभ्यारण्य में, ये सॉरी इस नेशनल पार्क में लगभग 113 प्रकार की, कितनी? लगभग 113 प्रकार की प्रजातियों के विदेशी पक्षी तथा 392 प्रजातियों के 392 प्रजातियों के देशी पक्षी हर वर्ष देखे जाते हैं। लिख लिया? लिखो, इस उद्यान में, ये इस नेशनल पार्क में निम्नलिखित जीव पाए जाते हैं। अब विद्यार्थियों 392 और 113 प्रजाति के तो पक्षी पक्षी हो गए सीधे सीधे, और इनके अलावा ये अन्य भी हो सकते हैं भाई, सटीक आंकड़ा थोड़ी होता है। लिख लिया? इस अभ्यारण्य लिख लो या फिर उद्यान लिख लो या नेशनल पार्क लिख लो। इस उद्यान में निम्नलिखित प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनका नाम लिखो। हंस, पक्षी होता है ना एक हंस, हंस होता है ना बुगला जैसा, वाइट। चकोर, कोयल, ऐसे मत लिखो बहन जी, यूं लिखो, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे नहीं तो। पर्पल, पर्पल कलर भी होता है, एक पक्षी का नाम भी होता है। धरेश, सारिका, मेलाड, उल्लू, तोता। इसकी है ना गर्दन होती है ना, यहाँ पे जो तोता पाया जाता है उसकी गर्दन कैसी होती है? रेड। ब्रैकेट में लिख लेना वहां पे, जो तोता होता है उसकी गर्दन कैसी होती है? लाल। और डॉट डॉट कर दो, बहुत सारे हैं ऐसे तो। देखो विद्यार्थियों, इस नेशनल पार्क
को बाणगंगा और गंभीर नदी दोनों तरफ से घेरती है, ध्यान रखना। तो ये जो नेशनल पार्क है ये कौन सी दो नदियों के बीच में है? बाणगंगा और गंभीर नदी। लिखिएगा, ये नेशनल पार्क बाणगंगा और गंभीर नदियों के बीच में है। अब देखो विद्यार्थियों, आपको पता है इस गंभीर नदी पर ही एक अजान बांध बना हुआ है। कौन सा? अजान बांध बना रखा है। लिखो, इस गंभीर नदी पर ही अजान बांध भी बनाया गया है। अजान बांध भी बनाया गया है। अब बताओ, इस अजान बांध से कौन से नेशनल पार्क को जलापूर्ति होगी? केवलादेव को होगी कि नहीं होगी? और इसी अजान बांध से इस नेशनल पार्क को जलापूर्ति होती है। क्या होती है? जलापूर्ति होती है। जलापूर्ति होती है। जलापूर्ति होती है। लिख लिया? भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन, जीवन रेखा का मतलब क्या है? लाइफ लाइन किसे कहते हैं बताओ? चलो राजसमंद की बता दो। राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा नंद संबंध बांध को कहते हैं। किसको कहते हैं? नंद संबंध। लिखना नहीं है यहाँ, कहाँ लिखने की जरूरत है? नदियों में पढ़ाया, वैसे क्यों टेंशन ले रहे हो? यहाँ जबरदस्ती लिख रहे हो। हाँ ठीक है। तो राजसमंद की जीवन रेखा किसको कहते हैं? नंद संबंध को कहते हैं। नंद संबंध जो डैम है, जो बांध है, वो बना हुआ है विद्यार्थियों बनास नदी पर। किस पर बना हुआ है? बनास नदी पर राजसमंद में बना हुआ है। और उसको राजसमंद को जलापूर्ति होती है, इसलिए उसको राजसमंद की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। इसी प्रकार भरतपुर में एक झील है विद्यार्थी, उसका नाम है मोती झील। क्या नाम है? मोती झील। और मोती झील को भरतपुर की क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। इसी प्रकार जो केवलादेव नेशनल पार्क है उसकी लाइफ लाइन किसको कहते हैं? अजान बांध को कहते हैं, क्योंकि इससे जलापूर्ति होती है इसको। देखिएगा, अजान बांध को, नोट नोट डालो, नोट। अजान बांध को केवलादेव नेशनल पार्क की लाइफ लाइन ब्रैकेट में जीवन रेखा कहते हैं। मैंने कहा ना विद्यार्थी, यहाँ पर एक पाइथन पॉइंट भी बना हुआ है ना, जहां पर अजगर धूप सेकने के लिए आते हैं। तो राजस्थान में सर्प उद्यानों की संख्या कितनी है? 2 है। और बाकी कोई करंट में अभी चेंज हो गया होगा तो मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है ना? आजकल में मैंने करंट नहीं पढ़ी तो मैं देख लूंगा एक बार। तो सर्प उद्यान राजस्थान में कितने हैं? 2। एक तो है विद्यार्थियों कोटा में, कहां पर है? और दूसरा है भरतपुर में। और भरतपुर में कहाँ? यही केवलादेव वाला ही, केवलादेव नेशनल पार्क में। ये ध्यान रखना है ना, एक नोट डाल लो, नोट। राजस्थान में 2 सर्प उद्यान हैं। पहला कोटा, दूसरा भरतपुर। दूसरा कहाँ है? भरतपुर। और भरतपुर को रेखांकित करके लिख लो केवलादेव नेशनल पार्क में। देखो विद्यार्थियों, आपने रामसर साइट का नाम सुना होगा। तो राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी? केवलादेव नेशनल पार्क की, ध्यान रखना। लिखिएगा, केवलादेव को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। आगे पढ़ेंगे हम रामसर साइट क्या होती है। केवलादेव को रामसर साइट में भी
शामिल किया गया है, जो कि राजस्थान की पहली रामसर साइट है, दूसरी सांबर है विद्यार्थियों, ना सांबर लेक है ना। तो नमभूमि रामसर साइट को क्या बोलते हैं? नमभूमि क्षेत्र। तो नमभूमि क्षेत्र में कब इसको शामिल किया गया है? 1981 को। देखिएगा, इसे 1981 में वेटलैंड जोन में शामिल किया गया। वेटलैंड जोन में शामिल किया गया 1981 में। कब किया था? 1981 में, वेटलैंड जोन में। देखो विद्यार्थियों, वेटलैंड जोन बोलो चाहे नमभूमि क्षेत्र बोलो चाहे रामसर साइट बोलो, बात एक ही है। अब रामसर साइट क्या होती है इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, आपको बाद में पढ़ाएंगे ना। तो ये राजस्थान की कैसी रामसर साइट है विद्यार्थियों? पहली। दूसरी कौन सी है? नोट डाल सकते हो। जबकि दूसरी रामसर साइट सांबर झील है। देखो, राजस्थान का पहला सर्प उद्यान कहां पे खोला गया? पहला कोटा, दूसरा भरतपुर। लिखा है ना, क्रम भी डलवाया भाई। हाँ, तो याद रखना इनका। अगला नेशनल पार्क का नाम लिखो विद्यार्थियों। अगला नेशनल पार्क कौन सा आया? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कब बनाया इसको? 9 जनवरी 2012 को। अगला लिखो। देखो, 3 नेशनल पार्क है, रणथंबोर, केवलादेव और तीसरा मुकंदरा हिल्स। देखिएगा विद्यार्थियों, मैंने कहा ना, जिनको अभ्यारण्य बनाया गया उससे पहले वो शिकार गाह हुआ करते थे और बाद में कई अभ्यारण्यों को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। अब रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से पहले ये अभ्यारण्य था, तो इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया था? 1955 में। कब दिया था? 1955 में। लेकिन नेशनल पार्क के रूप में 1980 में। केवलादेव को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया था? 1956 में दिया था विद्यार्थियों। कब दिया था? 1956 में दिया था, लेकिन नेशनल पार्क के रूप में 27 अगस्त 1981। इसी प्रकार जो मुकंदरा हिल्स है, इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था विद्यार्थियों 1955 में। कब दिया था? 1955 में। तो अभ्यारण्य दर्जा देने की दृष्टि से पहला रणथंबोर, ये रणथंबोर और इनको मुकंदरा हिल्स को लगभग साथ साथ ही दिया गया था। ठीक है। लेकिन केवलादेव को बाद में दिया गया था 1956 में, ध्यान रखना। तो इनकी सन अलग है, लेकिन यहाँ पे क्रम अलग है नेशनल पार्क के संदर्भ में। तो नेशनल पार्क के संदर्भ में तो ये क्रम ठीक है। आपने लिखा होगा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, लिख लिया? लिखो, इससे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया। कब दिया गया इसको? 1955 में। और कहां पर स्थित है ये? कोटा झालावाड़ क्षेत्र में स्थित है। और नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया इसको? 9 जनवरी 2012 को। लिखो, ये राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है। ये राजस्थान का कौन सा वो है? देखो विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर चलाया गया था? रणथंबोर में। कहां पर चलाया गया था? रणथंबोर में। दूसरा, देखो मैं टॉपिक चेंज कर दिया मैंने, मैं बाघ परियोजना के बारे में बात कर रहा हूँ, टाइगरों के संरक्षण के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला बाघ परियोजना चलाई गई रणथंबोर नेशनल पार्क में। कहां पे चलाई गई? दूसरी परियोजना चलाई गई सरिस्का में, और जो कि इन तीनों में शामिल नहीं है, सरिस्का नहीं है ना।
सरिस्का एक वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना। तो सरिस्का में चलाई गई दूसरी टाइगर परियोजना, और तीसरी जो टाइगर परियोजना चलाई है वो चलाई है विद्यार्थियों कहां पर? मुकंदरा हिल्स में, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, इस नेशनल पार्क में तीसरी टाइगर परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं आप, है ना, तीसरी बाघ परियोजना चलाई गई। अब देखो विद्यार्थियों, इस पार्क का नाम चेंज होता रह रहा। पहले इसका शुरुआत में नाम था राजीव गांधी अभ्यारण्य, क्या था? लेकिन जैसे वसुंधरा की सरकार बनी तो उसने नाम क्या रख दिया इसका? मुकंदरा अभ्यारण्य कर दिया, और फिर बाद में इसको नेशनल पार्क बना दिया 2012 में। तो लिखिएगा, वर्ष 2003 में अशोक गहलोत ने, वर्ष 2003 में अशोक गहलोत, कौन अशोक गहलोत? अशोक गहलोत ब्रैकेट में राजस्थान के पूर्व सीएम, एक्स पूर्व सीएम, लिख लिया? वापिस बोलना। वर्ष 2003 में अशोक गहलोत ने इसका नाम राजीव गांधी अभ्यारण्य रखा। क्या रखा? राजीव गांधी अभ्यारण्य रखा, जिसे 2006 में, क्योंकि 8 तक कौन थी? वसुंधरा राजे थी, जिसे 2006 में वसुंधरा राजे वसुंधरा राजे ने बदलकर मुकंदरा हिल्स कर दिया। लिखिएगा, इस नेशनल पार्क से होकर आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध नदियां भी गुजरती है। देखो, इस अभ्यारण्य में, फोटो लाया हूँ इसकी, ये तो कहाँ की है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये रहा, ये भी टाइगर ही मिलते हैं। लिखिएगा, इस अभ्यारण्य में सारस और घड़ियाल भी देखने को मिलते हैं। लिखिएगा, इस अभ्यारण्य में या इस नेशनल पार्क में आदि मानवों के सेल चित्र भी पाए जाते हैं। तो आदि मानव के सेल चित्र के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? मुकंदरा हिल्स। आदि मानवों के सेल चित्र भी पाए जाते हैं। सेल चित्र किसे कहते हैं? सेल मतलब चट्टाने, चट्टाने मतलब पत्थर, पत्थरों के ऊपर चित्र बना रखे हैं, किसके? आदि मानवों के। कुछ गुफाएं हैं, कुछ बाहर भी बना रखे हैं। बाहर वाले तो क्या कुछ समय बाद में खराब हो जाते हैं, लेकिन गुफाओं में आज भी देखने को मिलते हैं। लिख लिया? लिखो, इस नेशनल पार्क में ही बारडोली का शिव मंदिर भी स्थित है।
कौन सा? बारडोली। आपने देखा होगा इन नेशनल पार्कों में शिव मंदिर जरूर मिलता है, शिव जी का, गणेश जी का, हनुमान जी का, ऐसे मंदिर जरूर मिलते हैं और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख देते हैं। तो बारडोली का शिव मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण तोरामन ने करवाया था। किसने कराया था? तोरामन के द्वारा करवाया गया था। और तोरामन है हूण वंश से संबंधित। कौन सा वंश है विद्यार्थियों? हूण वंश से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए बारडोली शिव मंदिर कौन से नेशनल पार्क में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स। और इसका निर्माण किसने कराया? तोरामन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए लिखा रहा हूं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन से वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था? हूण वंश। देखो, आपने सुना होगा विद्यार्थियों, जब भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो मौर्य वंश पढ़ा होगा आपने। मौर्योत्तर काल में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे वंश आते हैं, उसमें एक हूण वंश आता है, कुषाण वंश आता है। कनिष्क कौन से वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था ना। तो उसी प्रकार एक हूण वंश भी था उस समय। तो हूण वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था? तोरामन। उसने इस मंदिर का निर्माण कराया था, मुकुंदरा हिल्स वाला जो क्षेत्र है उसमें। लिख लिया? लिखो। देखो, ये जो क्षेत्र है मुकुंदरा हिल्स वाला, इसमें एक महल है, अबला या अबलीमिणी का महल। किसका? अबलीमिणी का महल है, ध्यान रखना। और अबलीमिणी के महल को हाडोती का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखिएगा। इस नेशनल पार्क में ही अबलीमिणी का महल भी स्थित है। अबली, अबली बबली जो भी है, अबलीमिणी का महल भी स्थित है। देख लिया? अबलीमिणी के महल को रेखांकित कर लो आप। देखो, इस महल को हाडोती का ताजमहल भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए हाडोती का ताजमहल किसको कहते हैं? अबलीमिणी के महल को कहते हैं। देखो, इस महल का निर्माण मुकुंद सिंह हाड़ा ने कराया था। उस मुकुंद सिंह के नाम पर ही तो इसका नाम मुकुंदरा हिल्स पड़ा है। मुकुंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। निर्माण किसने कराया विद्यार्थियों? मुकुंद सिंह ने कराया था। वैसे ताजमहल है कहां पर? आगरा में है ना। मकराना के संगमरमर से निर्मित है, बिल्कुल व्हाइट। आजकल तो येलो पड़ने लग गया, वो कुछ पर्यावरण प्रदूषण होने की वजह से पड़ने लग गया, वो बात एक अलग है। बाकी मकराना है उसके मार्बल का यूज हुआ है उसमें। और आगरा में है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। तो विद्यार्थियों, भारत का जो ताजमहल है उसके बारे में पूछा जाता है, तो राजस्थान के ताजमहल के बारे में भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? भाई हाट, ये तो हाडोती का है। अलग अलग क्षेत्र, डूंडार क्षेत्र, हाडोती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, किसको कहते हैं बताओ? ना 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 ना, नो डालो। जसवंत थड़ा को, जसवंत, पूरी कल्चर पढ़ा चुका हूं, उसके बाद में ये कंडीशन है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताज महल भी कहते हैं। जसवंत थड़ा जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। तो राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा। और हाडोती का ताजमहल किसको कहते हैं? अबलीमिणी के महल को कहते हैं। जसवंत थड़ा कहां है? लिखो, इस नेशनल पार्क में निम्नलिखित स्थल स्थित है। तो प्रसिद्ध स्थल एक तो अबलीमिणी का महल है, तो इसके बारे में लिखाने की जरूरत नहीं है, तो लिखा ही दिया मैंने। इसके अलावा रावटा महल है यहाँ पर।
क्या, कौन सा महल है? आपसे पूछा जाए राउटा महल कौन से नेशनल पार्क में है? मुकुंदरा हिल्स में है, ध्यान रखना। भीम चौरी का मंदिर, भीम चौरी मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर तो बता ही दिया मैंने आपको। भीम चौरी मंदिर भी इसी पार्क में स्थित है, ध्यान रखना। इसके अलावा गागरोन का किला भी इसमें आता है, गागरोन का किला। मैंने दुर्ग पढ़ाए हैं तो अब यहाँ क्यों डिटेल से लिखा हूँ फालतू। गागरोन का किला, और एक कौन सा मंदिर लिखाया था अभी आपको? बारडोली का शिव मंदिर। ये सब इसी नेशनल पार्क में स्थित है, बारडोली शिव मंदिर। लिख लिया? लिखो। देखो विद्यार्थियों, एक तोता, एक तोता जिसका सिर रेड होता है वो कहां पर पाया जाता है? रणथंभौर नेशनल पार्क में पाया जाता है। एक तोता जिसकी केवल गर्दन रेड होती है वो कहां पर पाया जाता है? केवलादेव। और एक तोता ऐसा है विद्यार्थियों जो नकल करने में माहिर है, जिसे हीरामन तोता भी कहते हैं, हीरामन तोता भी कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। और वो तोता आपने एक पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें मेवाड़ का शासक था राव रतन सिंह, और उनकी एक विश्व सुंदरी रानी थी जिनका नाम क्या था? पद्मिनी। और वो कहाँ की राजकुमारी थी? सिंगल देश की राजकुमारी थी, मतलब श्रीलंका की राजकुमारी थी। कहते हैं वो इतनी सुंदर थी विद्यार्थियों कि जब वो पानी पीती थी तो गले में उसका पानी दिखता था, तो अंदर पानी जा रहा है, मतलब कितनी सुंदर होगी वो। और मेवाड़ में एक तांत्रिक रहता था, राघव चैतन। क्या नाम था? राघव चैतन। राघव चैतन रानी की तरफ थोड़ा मोहित हो गया था। जब राजा को पता लगा, रतन सिंह को पता लगा, तो उसने उसको देश से, मतलब मेवाड़ से निकाल दिया। रोता रोता गया वो अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाता रहा। हालांकि AK-47 ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया, चित्तौड़ के ऊपर, तो उसके पीछे अन्य और भी कारण थे, लेकिन एक कारण ये भी बताया जाता है कि राघव चैतन हमेशा उसको उसका उकसाता रहता था और कहता था कि राजा के पास एक रानी है, वो क्या है? बहुत सुंदर है। और बाद में जब उसने आक्रमण किया तो उसने एक ये बात भी रखी थी कि मैं आपकी रानी को देखना चाहता हूँ। पहले तो प्राप्त करने की इच्छा थी, जब वो युद्ध में जीत नहीं रहा था तो उसने कहा केवल मैं देखना चाहता हूँ। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसको दिखाया भी गया था, और शीशे से दिखाया गया था ऐसे। और आज वहाँ पे ऐसा वो दृश्य भी बना हुआ है कि भाई यहाँ से औरंगजेब इधर खड़ा था, उधर वो रानी थी, उधर उसका उसकी छाया इधर पड़ी और उसको दिखाया गया, ऐसा आता है। चलो, तो वो उसकी खूबसूरती की जो कहानी है, जो बातें हैं, वो रतन सिंह को किसने आके बताई थी? वो हीरामन तोता ने आके बताई थी। उसको कहा मेवाड़ में आकर के वहां पर एक ऐसी ऐसी राजकुमारी सिंगल देश में। चलो लिखो, आप तो यहाँ पे लिखो। इस नेशनल पार्क में गागरोनी तोते भी पाए जाते हैं। कैसे तोते विद्यार्थियों? गागरोनी तोते भी पाए जाते हैं। गागरोनी तोता को रेखांकित कर लो। इसे हीरामन तोता भी कहते हैं। गागरोनी तोता को क्या कहते हैं? हीरा मन तोता भी कहते हैं। हिंदुओं का आकाश लोचन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं का आकाश लोचन, और अलेक्जेंड्रिया पैराकिट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। तो गागरोनी तोते को क्या कहते हैं? हीरामन तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन, और अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। ये नकल करने में माहिर होते हैं। देखो, ये नकल करने में माहिर होते हैं।
ये नकल करने में माहिर होते हैं। लिख लिया विद्यार्थियों? इसी के साथ ये नेशनल पार्क क्या हो गया मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। तो क्या तीनों नेशनल पार्क हो गए राजस्थान के? कौन कौन से? रणथंबोर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स, तीन ही है। कभी चौथा ऐड हो जाए तो उसको ऐड कर लेना, लिख लेना, उसके बारे में नोट्स परमानेंट हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।